हाय एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सरफेसी एक्ट की जो सेक्शन 14 की एप्लीकेशन होती है वो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे आपकी एप्लीकेशन इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले तो आप जैसे एक नॉर्मल मैटर होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, इन द कोर्ट ऑफ करके जो मैटर होता है वो स्टार्ट करना होता है। इन द कोर्ट ऑफ जैसे जहाँ पे भी आप दिल्ली में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी है वहाँ ये एप्लीकेशन लगानी होती है आपको। तो ये एप्लीकेशन या तो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास लगती है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, या फिर ये आपकी सीएमएम के पास लगती है अगर आप मेट्रोपॉलिटन स्टेट के अंदर है, या आपके जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सीजीएम है उनके पास लगती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन कि आप किसके पास ये एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी लगा सकते हैं, सीएमएम के पास भी लगा सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी लगा सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन? इस एप्लीकेशन को हम सेक्शन 14 की एप्लीकेशन बोलते हैं, सरफेसी की। तो ये क्यों लगाई जाती है? ये बेसिकली इसलिए ही लगाई जाती है कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए है, कौन सी प्रॉपर्टी का पोजीशन जो कि आपने मॉर्गेज करी थी, गिरवी रखी थी, किसके पास रखी थी? बैंक के पास रखी थी। तो अगर बैंक का आप लोन वापस नहीं कर रहे तो बैंक क्या कर सकता है? सेक्शन 14 की एप्लीकेशन इन तीनों में से एक जगह पे लगा सकता है, और फिर जो कोर्ट है वो ये एक रिसीवर अपॉइंट करेगा जो कि बैंक की हेल्प करेगा उस प्रॉपर्टी को पोजीशन दिलाने के लिए। तो इस के अंदर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ये आपका 1 या 2 डेट के अंदर आपको यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है और एक रिसीवर अपॉइंट हो जाता है जो कि आपको उस प्रॉपर्टी का जाके पोजीशन दिला देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको क्या करना होता है? इन द मैटर ऑफ, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, एप्लीकेंट यानी कि यहाँ पे बैंक का नाम आएगा या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका नाम आएगा। देन यहाँ पे रिस्पोंडेंट यानी कि जिसके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन लगी हुई है, जिसने लोन लिया था। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेमो ऑफ पार्टीज लगाएंगे। मेमो ऑफ पार्टीज के अंदर क्या आता है? दोनों जो पार्टीज होती है उनकी डिटेल आती है कि भाई एप्लीकेंट ये है, इसकी पूरी डिटेल, उसका एड्रेस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आती हैं। ऐसी रिस्पोंडेंट ये है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके फादर का नाम, तो सारी चीज़ें उसकी आती हैं। तो मेमो ऑफ पार्टीज हम सबसे पहले लगाते हैं सबके अंदर। जब भी हम कोई भी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं हमेशा मेमो ऑफ पार्टीज तो लगता ही लगता है। उसके बाद हम यहाँ सेकंड नंबर पे लगाते हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, विद अकम्पेनिंग एफिडेविट, क्योंकि कोई भी जब एप्लीकेशन फाइल होती है उसके साथ एफिडेविट तो लगेगा ही लगेगा। कौन लगाता है एफिडेविट? जिसको हम डिपोनेंट बोलते हैं, यानी कि जिसने एप्लीकेशन फाइल किया, एप्लीकेंट लगाता है। अब होता क्या है, यहाँ पे एप्लीकेंट लगा तो देगा एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेंट होता कौन है? बैंक होता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। तो बैंक आगे खुद तो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, तो वो एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने बिहाफ पे अपने किसी एम्प्लॉय को ऑथराइज कर देता है कि वो ये पिटीशन को साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि ये जो एफिडेविट है वो कौन साइन करता है? और डिपोनेंट साइन करता है, यानी कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करता है इस बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसके अंदर वो बोलता है कि ये जो सारे फैक्ट्स हैं वो सही हैं, करेक्ट है, मेरी नॉलेज के हिसाब से ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखता है। और एप्लीकेशन के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं? एप्लीकेशन के अंदर हम यही मेंशन करते हैं, बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन होती है कि बैंक ये बताता है कि हमने इस डेट पे इतना लोन इसको दिया था और इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट्स इसने वापस करी या नहीं करी, और अब इतना टाइम हो गया ये हमको अमाउंट वापस नहीं कर रहा। आपको अपनी एप्लीकेशन में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हमने सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का जो नोटिस था वो हमने ज़रूर भेजा है सरफेसी एक्ट के अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपको बैंक को यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना होता है? 60 डेज़ का नोटिस भेजना होता है। यानी कि एक बारी डिमांड करनी होती है इस अमाउंट की कि आप हमें अमाउंट लौटा दीजिए, और 60 दिन का टाइम देना होता है। जब 60 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर सिंबॉलिक पोजीशन लेना होता है, यानी कि दिखाने के लिए पोजीशन लेना होता है कि हमने इसका पोजीशन ले लिया। और इस सिंबॉलिक पोजीशन की न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिकेशन कराना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपकी इस पिटीशन के साथ लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ करके फिर उसके बाद हम सेक्शन 14 की एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल करते हैं। अब एक तो आपकी ये सारी चीज़ें आपको अपनी पिटीशन में मेंशन करनी है, बस यही चीज़ें मेंशन करनी है। इतना अमाउंट लेना था, इतनी डेट को लेना था, हमने सेक्शन 13(2) का नोटिस भेज दिया, सेक्शन 13(4) के अंदर हमने सिंबॉलिक पोजीशन भी ले लिया। उसके बाद आपको साथ में क्या लगाना है? डिमांड नोटिस लगाना है। ये डिमांड नोटिस कौन सा हो गया? सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का नोटिस हो गया, जिसके अंदर आपने 60 डेज़ का टाइम दिया था कि हमें 60 डेज़ के अंदर हमारा पैसा लौटा दो। उसकी पोस्टल रिसीट साथ में लगेगी। कि ये पोस्टल रिसीट क्यों लग रही है? ये प्रूफ है कि हमने ये जो एप्लीकेशन थी ये भेजी थी, नोटिस जो था वो हमने भेजा था। ठीक है, फिर साथ में एक कॉपी लगेगी किसकी? लेटर एविडेंसिंग डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड की। आपके पास ये वो होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने टाइटल डीड को डिपॉजिट करवाया था उससे।
यानी कि जिसको आपने लोन दिया है उसकी आपने टाइटल डीड अपने पास रखी होगी ना, तो उसका एविडेंस की हमने उसकी टाइटल डीड ली थी। नहीं तो कल को वो बोलेगा आपके पास टाइटल डीड है तो बोल देगा मेरी तो टाइटल डीड खो गई थी या चोरी हो गई थी। तो ये एविडेंस है कि नहीं, उसने खुद हमें ये आके टाइटल डीड हैंड ओवर की थी, तो उसका प्रूफ होता है एक तरीके से। तो ये आपको लगाना होता है। देन सेल डीड की कॉपी लगानी होती है मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसकी जो सेल डीड है वो आपके पास है, उसकी कॉपी आपको लगानी है कि ये सेल डीड है, ये प्रॉपर्टी है जिसको हमने गिरवी रखा था। देन अकाउंट स्टेटमेंट लगती है जिसके थ्रू प्रूव होता है कि ये जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट की इतनी डेट तक हुई थी, उसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। एनपीए का सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि ये प्रूफ लगता है कि ये जो असेट्स हैं इसको हम क्या मान चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मान चुके हैं, उसको हम एनपीए का सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये बैंक इसको बना के लगाता है। देन लोन एग्रीमेंट या सेंशन लेटर लगता है जिसके थ्रू, मतलब ये एक एग्रीमेंट, वही समझ आ रहा है नाम से कि जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये लोन उस व्यक्ति को दिया गया था, यानी कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट है जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये लोन दिया गया था उसकी कॉपी लगती है कि ये देखो ये एग्रीमेंट था जिसके थ्रू हमने इसको लोन दिया था, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इतनी इतनी रेट पर हमें ये पैसे लौटाएगा। देन कॉपी ऑफ सिंबॉलिक पोजीशन, जो मैं आपको बताया था सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर दे रखा है, और कि हमने इसको सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस दिया और उसकी पब्लिकेशन हमने न्यूज़पेपर के अंदर कराई है। फिर अथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो भाई बैंक के बिहाफ पे आके सारी चीज़ें साइन करेगा, उसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे ना तभी तो आके वो साइन करेगा, तो उसकी कॉपी आप लगाएंगे कि हमने एक्स व्यक्ति को या वाई व्यक्ति को यहाँ पे अथराइज ऑफिसर बनाया है। एंड फाइनली फिर जो एडवोकेट है उसका वकालतनामा यहाँ पे लगेगा और ये जो पिटीशन है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, मतलब 11 चीज़ें हैं जो आपने सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट की एप्लीकेशन के अंदर लगाना होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया। फिर एंड के अंदर हमारा प्लेस और डेट आ जाती है, जिस भी प्लेस पे आपने किया है, जैसे दिल्ली में किया है, राजस्थान में जहाँ पे भी किया है, जिस भी डेट को किया है यहाँ पे एप्लीकेंट का आ जाता है और थ्रू यहाँ पे एडवोकेट अपना जो है साइन कर देता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि सेक्शन 14 की एप्लीकेशन आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।